क्लास की सभी छात्राओं का आज की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर श्वेता चौधरी बेटा आपको बता रही थी वेस्टर्न थिंकर जो आपका पीजी प्रीवियस का पहला पेपर है, जिसमें हमने मोटा मोटा चित्रण जो है वो प्लेटो का पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन जो चल रहा था उसमें मैंने आपको बताया कि बीए थर्ड ईयर में हम जो वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ चुके हैं उन थिंकर्स का मैं केवल आपको मोटा मोटा ब्यौरा दूंगी और उनके नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ के जरिए भेज दूंगी। और इसके अलावा जो ऐसे कुछ वेस्टर्न थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना, नहीं पढ़ा, और कुछ यूँ लगता भी है कि कुछ टिपिकल मैटर उनका है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसी श्रृंखला में अगर बात की जाए तो प्लेटो का मोटा मोटा चित्रण मैंने आपको सभी जो उनके आप लोग कह सकते हैं कि दर्शन के जो बिंदु थे उनको हमने टच किया। पिछले वीडियो में आपको उनके बारे में मोटा मोटा जो है विवरण मैंने दिया। आज हम दूसरा वेस्टर्न थिंकर जो है प्लेटो के बाद वो है अरस्तु, और अरस्तु के बारे में भी ठीक उसी प्रकार से मैं आपको जो है मोटा मोटा बताऊंगी कि उन्होंने मुख्य रूप से कौन कौन से दर्शन हमें अपने राजनीति विज्ञान विषय में दिए, कौन कौन सी प्रमुख किताबें उनकी जो थी जिसमें उन्होंने विशेषकर राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित अपनी बातें कही। अब इसमें सबसे पहले बेटा मैं जो है इसमें लिखती हूँ MA प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस, और आपका टॉपिक है अरस्तु। अरस्तु में हम सबसे पहले इसका आज जो है वो लाइफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लाइफ इंट्रोडक्शन में उन्होंने मोटे मोटे रूप से हमें कौन कौन से दर्शन दिए, कौन कौन से मूल सिद्धांतों का चित्रण उन्होंने किया, उन बातों जो है बिंदुओं की हम चर्चा इस वीडियो में आज करेंगे। ध्यानपूर्वक सुने। जैसा कि बेटा आप सबको विदित है कि अरस्तु जो थे उनके गुरु प्लेटो थे, और प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे। कहने का तात्पर्य कि तीन कड़ियाँ एक क्रम में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें हम आपको यूँ कह रहे हैं कि सबसे पहले यूनानी राजनीतिक चिंतन में सुकरात एक महान विद्वान के रूप में पैदा हुए, जिनके विचारों से प्रभावित हुए प्लेटो, और प्लेटो ने अपने सारी जिंदगी जो है सुकरात के विचारों को जिंदा करने का प्रयास किया। प्लेटो के विचारों से प्रभावित हुए महान यूनानी राजनीतिक चिंतन अरस्तु, और अरस्तु जो थे उनके जीवन पर प्लेटो के विचारों का इस कदर प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कुछ लोग कि बहुत अधिक सानिध्य में रहने के बावजूद भी अरस्तु प्लेटो के बहुत से विचारों से सहमत नहीं था, और उन्होंने कुछ ऐसे दर्शन दिए जो प्लेटो के विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु और शिष्य की कड़ी में इनका नाम सुप्रसिद्ध है। इसके बाद अरस्तु जो थे उनके शिष्य थे सिकंदर महान। सिकंदर महान, हालांकि थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाता है क्योंकि इनका राजनीति विज्ञान में कोई विशेष वो नहीं है, ये इतिहास के विद्वान हैं, इतिहास में इनको पढ़ा जा सकता है। लेकिन सिकंदर महान जो थे ये महान फिलाडेल्फिया के जो है महान राजा थे, राजा फिलिप के पुत्र थे, और सिकंदर के दादा और पिता और पितामह जो थे वो राजा फिलिप के यहाँ जो है चिकित्सक का कार्य करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अरस्तु की जो देखरेख है, उनका जो लालन पालन है, वो मुख्य रूप से राजाओं के घर में हुआ है। बहुत ही लाड प्यार से पलने वाले और बहुत ही आप लोग कह सकते हैं कि एक लापरवाह व्यक्ति के रूप में अरस्तु का बचपन बीता। फिर बड़े होकर के अरस्तु जो है 20 साल की आयु में आप कह सकते हैं कि यूनान से उन्होंने अपने घर से प्रस्थान किया, और जो प्लेटो का नगर राज्य था, प्लेटो जहाँ आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो दो नगर राज्य जो थे एथेंस और स्पार्टा, एथेंस के बिल्कुल पास में ही जो है इनका पड़ोस में सिकंदर का आप यूँ कह सकते हैं कि उनका जन्म हुआ, और उसमें उन्होंने
जो है इतना नज़दीक थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना घर छोड़ा और घर छोड़ करके करीब 12 सालों तक वो प्लेटो के सानिध्य में ही रहे। प्लेटो ने जो है अपना एक अकादमी खोला था। अकादमी नाम का एक आप कह सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने का एक स्थान, जिसमें वो 12 वर्ष तक अरस्तु जो थे वो प्लेटो के सानिध्य में अध्ययन ग्रहण करते रहे। उनके विचारों से काफ़ी ओतप्रोत हुए, लेकिन बहुत से ऐसे विचार थे जिनसे अरस्तु फाइनली जो है सहमत नहीं था। दोनों में एज गैप भी इतना ज़्यादा था कि प्लेटो करीब 50 वर्ष के थे तो ये करीब 20 वर्ष के ही थे। एज गैप होने के बावजूद भी दोनों में विचारों में जितनी प्रगाढ़ता जो देखी गई वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। अब बेटा हम मोटे मोटे रूप में कंपेरेटिवली अध्ययन नहीं करके हम सीधा हम अरस्तु को पढ़ते हैं। और अरस्तु जो था वो भी यूनान का एक महान राजनीतिक चिंतन रहा है, और इसने जो है मुख्य रूप से इनको जो है वो गुरु शिष्य के रूप में प्लेटो और अरस्तु को जाना जाता है। इसके बाद इनको अनेक विद्वानों ने अनेक अच्छे नामों से इनको उपमा दी है कि इनको बुद्धिमानों का गुरु अरस्तु को कहा गया है। आपसे एग्जाम में आगे अभी आप प्रीवियस में हो, फाइनल के बाद आप कई कॉम्पिटिशन्स फाइट करोगी, तो उन कॉम्पिटिशन्स में आपको ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं कि बुद्धिमानों का गुरु किस विद्वान को कहा गया है। 4 ऑप्शन उसमें प्लेटो अरस्तु तो होंगे, 2 और के नाम होंगे, तो 4 में से आपको पहचान करनी है कि वो कौन विद्वान था। अभी तो चूंकि हम अरस्तु पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बताना कोई मुश्किल नहीं होगा कि बुद्धिमानों का गुरु किसे कहा गया है, तो आप फटाक से कह देंगे कि अरस्तु को कहा गया है। लेकिन ऐसे नहीं, जब बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे, बहुत सारे विद्वान आपके सामने होंगे, बहुत सारे विद्वानों के कोटेशंस आपके सामने होंगे, उस समय आपको ये पता करना कि ये कथन जो है वो किस विद्वान के लिए कहा गया है। तो ये आप तभी कह सकते हैं जब आपने इन वेस्टर्न थिंकर्स को बहुत अच्छी तरीके से जाना है, इनको समझा है और इनके बारे में आपने अपनी राय प्रकट की है कि इस प्रकार का विद्वान कौन हो सकता है। पहली बात मैं आपको कोटेशन के हिसाब से लिख देती हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट आगे के कॉम्पिटिशन के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। तो ये बात इनका इंट्रोडक्शन जो है चल रहा है। इंट्रोडक्शन में ही सबसे पहले बुद्धिमानों का गुरु। आप अपना नोटबुक और अपना पेन साथ में रखें और ये मोटी मोटी चीज़ें आप इसमें लिख लें कि अभी जब चूँकि हम अरस्तु पढ़ रहे हैं तो अरस्तु में इन सब चीज़ों के लिए अंडरस्टूड है कि ये कोटेशन किसके लिए कहा गया है, अरस्तु के लिए कहा गया है। दूसरा, नवीन विषयों का जन्मदाता। नवीन विषयों का जन्मदाता। नवीन विषयों का जन्मदाता किस विद्वान को कहा जाता है? बहुत बार ऐसे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस समय आप पूरी तरह से भूल चुके होंगे कि ये बात किसके लिए कही गई है, टोटली कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन बेटा हमें हर विद्वान को बेहतर तरीके से जानना और समझना है ताकि तुम कंफ्यूजन वाली स्थिति में ना रहो। तीसरा कोटेशन, प्रथम 1 2 3 प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, इसका बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। कथन की विवेचना कीजिए, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो इसको हम डिटेल से भी, हालांकि मैं इसके नोट्स भेज दूँगी, मोटा मैं आपको इसके कारण बताऊँगी कि उनको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा गया है। ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया कि उनको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक का दर्जा मिला। इसमें मोटी सी बात मैं आपको एक बार बता दूँ, ये भी आपके तीनों का आंसर जो है वो एक ही है, अरस्तु। तो ये कोटेशन आप बहुत अच्छे तरीके से लिखें। इसके बाद एक और नाम दिया गया है, वो है तर्कशास्त्र के जनता। तर्कशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, समझ गए? तो ये चारों कोटेशन जो हैं वो महान अरस्तु के लिए ही हैं।
अब आपको बेटा इसमें क्या करना है कि मैं आपको जैसे भी इसके बारे में बता रही थी कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक उन्हें क्यों कहा गया है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रथम राजनीतिक विचारकों में प्लेटो का नाम बड़े आदर से लिया जाता है दार्शनिक की दुनिया में। लेकिन प्लेटो से बाहर निकल कर के इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फैक्ट चीज़ों को अपने अध्ययन का मैटर बनाया। इन्होंने कंप्लीट कल्पनाओं से निकल करके, आदर्शों से निकल करके, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य था वो केवल और केवल कल्पनाओं पर आधारित था। प्लेटो ने अपने दर्शन में जो भी हमें सिद्धांत दिए उन सब सिद्धांतों को आप मोटे मोटे रूप से यूँ कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसे राज्य कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने कल्पना बहुत ही अच्छी की और उन कल्पनाओं को अगर हकीकत का जामा हम पहनाए तो वैसा स्वर्णिम राज्य इस पृथ्वी पर अगर अवतरित हो जाए तो हो सकता है कि जनता का कल्याण हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि सभी चीज़ों को जो आदर्श राज्य में थी उनको पूरा करना शायद संभव नहीं है। लेकिन अरस्तु ने अपने दर्शन में जिन जिन बातों का विवरण किया, जिनका जिक्र किया, वो सभी चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यात्मक थी, उनका प्रमाण था और वो यथार्थ दुनिया में काम करने वाली थी। कल्पनाओं से दूर उन्होंने आप ये कह सकते हैं कि तार्किक दृष्टि से, क्योंकि इसीलिए उन्हें तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है, और तार्किक दृष्टि से जो चीज़ सत्य थी उन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किया। जैसे मान लीजिए कि प्लेटो ने अपने दर्शन में कहीं भी कानून को कोई स्थान नहीं दिया। अरस्तु ने इस बात का जमकर विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि बिना कानून के कभी भी राज्य में व्यवस्था को बनाए नहीं रखा जा सकता। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता होगी ही होगी। ऐसी महान चीज़ की उपेक्षा करना प्लेटो के लिए बहुत ही आलोचना का कारण रहा, और सबसे ज़्यादा इस संदर्भ में उनकी आलोचना महान उनके शिष्य अरस्तु ने ही की है। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे आप प्लेटो को कंप्लीट पढ़ेंगे उसमें हम ये पाएंगे कि प्लेटो का जो प्रारंभिक दर्शन था, जो ग्रंथ था, उसमें उन्होंने जहाँ कानूनों को बिल्कुल स्थान नहीं दिया, वही अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जो उनके शायद मृत्यु के बाद उनका वो जो है दर्शन जो है, उनका जो साहित्य है वो पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने, उस ग्रंथ में उन्होंने बाकायदा जो है वो कानूनों को पूरा स्थान अपने राज्य में दिया है। क्योंकि बिना कानूनों के, बिना अब आप ये कह सकते हैं कि दंड के भय के बिना समाज में अनेक ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जो बिना दंड के सुधर नहीं सकते, उनको नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, जो राज्य में शांति के बजाय अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। सभी लोग इतने नैतिक दायित्वों का पालन करने वाले और इतने उत्तरदायी नहीं होते हैं कि उनको राज्य ने जो काम सौंपा ईमानदारीपूर्वक उनका वो निर्वहन करेंगे। बहुत से ऐसे अपवाद आपको मिलेंगे जिनको वापस लाइन पर लाने के लिए राज्य के कानून के द्वारा उनसे पालन करवाया जाता है, वो इसके अलावा ऐसे आसानी से काम करने वाले नहीं होते हैं। इसलिए कानूनों की राज्य में बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिसको प्लेटो ने पूरी तरह से भुला दिया, लेकिन अरस्तु ने अपने हर जो है सिद्धांत में इनको स्थान दिया, और इसी कारण से उनको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक का दर्जा मिला, क्योंकि वो कल्पनाओं से बाहर निकल करके वास्तविक अध्ययन में यकीन करते थे। वो सजीव विषयों का चित्रण करते थे, इतिहास को प्रमाण मान करके उन्होंने अपने ग्रंथ में सिद्धांतों का निर्माण किया, और इस कारण से आप उन्हें क्या कहेंगे, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहेंगे। इसके बाद फोस्टर नामक एक जो विद्वान थे, उन्होंने अरस्तु के लिए कहा है कि मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता, बौद्धिक उपलब्धियों, दिमाग से जो भी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनकी विशालता और उनके प्रभाव की गहनता की सीमा में उनका इतना गहरा प्रभाव था कि संभवतः उसका कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता, कि अरस्तु के अलावा ऐसी चीज़ों के लिए किसी दूसरे व्यक्तित्व का नाम हम ले ही नहीं सकते हैं। इसके बाद जो है अरस्तु की प्रमुख रचनाएं, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँगा कि अरस्तु जो थे वो इतना पैसा जो है वो अपनी किताबों को खरीदने में खर्च करते थे। उनके लिए कहा गया है कि पानी की तरह पैसा उन्होंने किताबों को खरीदने में बहाया, और उनका घर जो था वो
एक लाइब्रेरी की भांति हुआ करता था। अरस्तु के लिए प्लेटो जो है वो कई बार कहते थे, उन्हें किताबी कीड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें विद्यार्थी का घर, उनके घर को, अरस्तु के घर को प्लेटो जो है वो विद्यार्थी का घर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि बहुत सारी किताबें होना, उनका पढ़ने में जो है बहुत अधिक रुचि लेना, किताबें खरीदना मतलब बहुत अधिक पढ़ना, बहुत अधिक अध्ययन करने में रुचि का होना जो है वो परिचय देता है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए, और वास्तव में विद्यार्थी वही कहलाने लायक होता है जिसके घर में बहुत सारी किताबें होती हैं, और वो किताबें दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए होती हैं। आपके घर में जितनी आपको पहनने के लिए ड्रेसेज होती हैं, उनके बजाय अगर उतने पैसे हम अपनी किताबों पर खर्च करें तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन बेटा समय बदल रहा है। आप यूँ मानिए कि 100 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो विभिन्न राइटर्स की किताबें पढ़ते हैं, किताबों से ही अपने अध्ययन को जो है करने में बल देते हैं, करने पर बल देते हैं, और विशेषकर वो जो है किताबों से प्रेम करते हैं। किताबों के लिए अगर पैसे कीमत जो है उनकी वो परवाह नहीं करते हैं। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं, और कारण भी इसका यही है कि बहुत कम विद्यार्थियों को ही तभी सफलता मिल पाती है। आज हम रोज़ देखते हैं कि विद्यार्थी ने ये डिग्री प्राप्त की, वो डिग्री प्राप्त की, फिर उस तैयारी के लिए वो उस कोचिंग को ज्वाइन करता है, वहाँ से नोट्स मंगवाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये अधूरे ज्ञान का ही परिचय है। आज के समय में एक ट्रेंड चल चुका है, एक फैशन, एक देखा देखी, एक आप कह सकते हैं कि एक फ्लो चल रहा है जिसमें हम सब बह रहे हैं, बिना किसी दिमाग के, बिना किसी चिंतन शक्ति के। अगर आप प्रारंभ से ही अपना अध्ययन किताबों से करना शुरू करते हैं तो एक गाइड में 10% जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो 100% वही चीज़ें आपको जो है किताब में मिलेंगी। आप एक गाइड के 500 रुपये दे देंगे और आप ये सोचेंगे कि इसमें कंप्लीट जानकारी हमें एक साथ मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें पका पकाया सामान होता है। आपको उसमें बाकायदा इन्हीं किताबों का 10% लेकर के वो अपने कंप्लीट किताब को बना देते हैं। 90% पार्ट फिर भी आपका वंचित रह जाता है। मेरा आपसे कहना यही है कि जहाँ कहीं भी जो भी बच्चा अध्ययन करता है और उसे निश्चित रूप से सफल होना है, अगर उसे किसी कंपटीशन में पहली बार में ही सेलेक्ट होना है तो उसे किताबों से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अरस्तु इतने समय पहले उन्होंने दुनिया के 158 देशों का अध्ययन किया था, और 158 देशों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने राज्य में जो है संविधान का निर्माण किया, कि संविधानों का जनक भी जो है अरस्तु को ही कहा जाता है। तो संविधान क्या, कैसा, किस प्रकार से होना चाहिए वो उनकी अपनी कोई कल्पना नहीं थी। अपने निजी क्षेत्र में उन्होंने जो है बैठ करके ही कुछ जो है ऐसा नियम नहीं बनाया, जबकि उन्होंने संविधान कैसा होना चाहिए, संविधानों का क्या कैसा प्रारूप है, ये उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है संविधानों का जनक। तो इसमें उन्होंने संविधान कितने प्रकार के, किस प्रकार से और किसको संविधान कहा जाए, कौन उसमें परिवर्तन कर सके और किस प्रकार से उनमें परिवर्तन होना चाहिए, ये सब बातें अरस्तु ने गहन खोज भी और अध्ययन के बाद कही। मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि करीब 158 देशों के संविधानों को उन्होंने पढ़ा। तो पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से आपकी सोच डेवलप होती है, और पढ़ने से ही, किताबों से पढ़ने से ही आपको आपका अध्ययन जो है वो 100% जो है ज्ञान करवाता है। अधूरी बात, अधूरी चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने से आपको कंप्लीट ज्ञान नहीं हो सकता, और आप बेहतर तरीके से किसी चीज़ को समझ भी नहीं सकते हैं। इसलिए बेटा मेरा आपसे आज के इस वीडियो में ये विशेष अनुरोध रहेगा कि किताबों से पढ़ने की आदत डालिए। और बेहतर होगा कि आप पीजी प्रवेश के बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप जो है किताबों से 10वीं की किताब से लेकर के अब भी अगर बीए फाइनल तक की किताबों को आप पढ़ लें तो आपके लिए पीजी करना भी कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। पीजी प्रीवियस में वही सब मोटी मोटी किताबें, वही अपने पेपर हैं, फाइनल में भी वही पेपर हैं जो आप यूजी तक पढ़ चुके हैं, उन्हीं पेपर्स का डिटेल जो है वो हम पीजी में पढ़ रहे हैं। तो बेटा इसमें मोटा मोटा मैंने आपको बताया, इसमें हम एक एक सिद्धांत पर चर्चा जो है वो नेक्स्ट
इस वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से सबसे पहले आज मैं आपको इसमें केवल इनका जीवन परिचय मैंने आपको बताया, मोटे मोटे रूप से कौन से कथन जो है वो अरस्तु के बारे में कहे गए हैं वो आपको बताए। और अब हम आपको एक बात अंत में इस वीडियो में ही आज इंक्लूड कर देती हूँ, कल हम उनके सिद्धांतों को वन बाय वन पढ़ेंगे। उसमें उन्होंने मुख्य कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ उनके हैं, आई थिंक आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि प्रसिद्ध ग्रंथों में अरस्तु को जो है नाम उनका जो है वो प्रसिद्ध हुआ है। उसमें उन्होंने लिखी है सर्वश्रेष्ठ किताब जो है। अरस्तु एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और फोस्टर ने उनके लिए लिखा है कि उनकी महानता उनके जीवन से नहीं बल्कि उनकी रचनाओं से प्रदर्शित होती है। कितनी अच्छी बात कही कि उनके जीवन में उन्होंने कैसा भी जीवन जिया होगा उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है वो महानता की कैटेगरी में तब शामिल होते हैं जब उनकी रचनाओं का अध्ययन हम करते हैं। उन्होंने अनेक विषयों पर अपनी किताबें लिखी हैं, जिसमें प्राकृतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, प्राणी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भाषण, कला, लेखन, काव्य ग्रंथ, इन सब पर उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। उनके मुख्य ग्रंथों में सबसे पहला जो आप जानते हैं पॉलिटिक्स, उनका पहला और प्रसिद्ध ग्रंथ है अरस्तु का पॉलिटिक्स। दी कॉन्स्टिट्यूशन उनका दूसरा ग्रंथ है। तीसरा साहित्य पर उन्होंने एडवर्स सोशल लिखा। चौथा उन्होंने तर्कशास्त्र व दर्शन पर फिजिक्स दी एनिया लिखा। भौतिक विज्ञान पर उन्होंने मेटेरोलॉजी लिखा और शरीर विज्ञान पर उन्होंने हिस्टोरीज ऑफ एनिमल लिखा। हिस्टोरीज ऑफ एनिमल। तो राजनीति विज्ञान पर दी पॉलिटिक्स और दी कॉन्स्टिट्यूशन उनके दो महान ग्रंथ हैं जो आज भी उसमें आपको राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत पढ़ने को मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।